अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इको 401 की फ़ाइल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा आपके फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से। तो इसकी वीडियो नंबर 1 में बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मौजूद होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं मज़ीद वीडियो भी बनाऊँगा इसके ऊपर, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियो भी मिल सके। तो इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे एक पेपर डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन के तमाम कंसेप्ट क्लियर करूं ताकि आपको इनको याद करने की ज़रूरत ना रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी एक फ़ाइल हमारे पास एक हादी ने बनाई थी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका थैंक्स। और मेरी तरफ से तमाम आंसर करेक्ट हैं। मैंने कुछ हैंड आउट से कंफर्म किए हैं, कुछ बाकी गूगल से कंफर्म किए हैं। तो बाकी अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजम बताया करें और अपनी तरफ से भी कोशिश किया रहे कि इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से वेरीफाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज सेटिस्फिकेशन। तो कंज्यूमर की सेटिस्फिकेशन आपके पास मैक्सिमाइज कब होगी? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ईच गुड is exactly equal to marginal utility of the last dollar spent on other good। ठीक है, तब आपके पास कंज्यूमर की जो सर्टिफिकेशन है वो आपके पास मैक्सिमाइज हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द सप्लाई कार फॉर कंपेटिटिव फार्म इज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत लगा हुआ है। ठीक है, ये गलत लगा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए आता है, द इंटायर मार्जिनल कास्ट कर्व। ठीक है, उस बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, compared to the equilibrium price the quantity sold in competitive market the monopolist will charge। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मोनोपोलिस्ट आपके पास कौन सा होता है। मोनोपोलिस्ट आपके पास ऐसी फार्म होती है जो कि आपके पास पूरी उस इंडस्ट्री में एक ही फार्म होती है और वो अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ की कीमत डिसाइड करती है। ठीक है, उसका किसी से मुकाबला नहीं होता, वो जस्ट एक ही कंपनी होती है और अपने हिसाब से अपनी प्राइस कम या ज़्यादा करती है। तो ये आपके पास मोनोपोलिस्ट होती है। तो ये क्या करेगी, ये चार्ज करेगी आपके पास हाई प्राइसेस, क्योंकि एक ही फार्म है तो आपके पास हाई प्राइसेस चार्ज करेगी एंड सेल आ डैश क्वांटिटी। तो वो आपके पास लार्जर क्वांटिटी भी कर तो सकती है, ठीक है, सेल, लेकिन वो आपके पास स्मॉलर क्वांटिटी करती है। ठीक है, स्मॉलर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। वो स्मॉलर क्वांटिटी क्यों करती है? क्योंकि वो आपके पास एक ही कंपनी होती है तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती। ठीक है, वो जस्ट उतनी चीज़ें बनाती है जितनी वो आसानी से बना सके और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन हम फार्म चार्ज ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस दैट द कंज्यूमर इज़ विलिंगनेस टू पे। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है डिस्क्रिमिनेशन का। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ होती है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं ना और आप मुख्तलिफ लोगों के लिए उस चीज़ की मुख्तलिफ कीमत रखें तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। बाकी आपके पास डिस्क्रिमिनेशन की आपके पास 3 टाइप्स हैं। तो ये आपने याद रखना है कि 3 टाइप्स हैं। तो पहली टाइप में क्या करते हैं, पहली टाइप में हम करते हैं कि कंज्यूमर की जो ख़रीदने की इस्तात होती है ना उसके मुताबिक उसको कीमत देते हैं। तो आपके पास पहली कंडीशन होती है। इसकी बी कंडीशन आपके पास क्या होती है कि अगर वो कंज्यूमर आपसे ज़्यादा चीज़ें लेता है तो आप उसको कम कीमत लगाते हैं। अगर कम कीमत लेता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेता है तो आप उसको ज़्यादा महंगी चीज़ देंगे। तो इसको हम सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद थर्ड यानी कि सी कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं ना उस जगह के हिसाब से उसकी कीमत लगाएं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पे महंगी चीज़ें होती हैं और रेडी पीसेस की चीज़ें होती हैं, तो इस कैटेगरी को हम सी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास कौन सी कैटेगरी है कि आप कंज्यूमर से वो प्राइस लेंगे कि जिस हिसाब से वो ख़रीद सकता है। तो ये आपके पास ए कैटेगरी में आती है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कंजम्पशन, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, ये सारे और नेट एक्सपोर्ट, ये सारे आपके पास क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वैसे मुझे इसका ऑप्शन नंबर डी लगता था, लेकिन मैंने गूगल से जो सर्च किया है उसके मुताबिक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आप खुद से भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा मज़ीद। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, हाउ मैनी मेथड आर मेजर टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी आपके पास मेजर करने के कितने तरीके होते हैं? जीडीपी आपके पास मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइनल गुड आर मीन टू। फाइनल गुड आपके पास कौन सी गुड्स होती हैं जो कि आपके पास यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं? तो फाइनल गुड्स के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा डायरेक्ट यूज़ बाय द कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास आ जाए ना कि इंटरमीडिएट गुड, तो वो आपके पास फर्दर प्रोसेसिंग आती है, उनके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग होने के बाद वो फाइनल गुड्स बनती हैं। उसके बाद इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, तो ये वाकई 1980 में दी गई थी आपके पास मॉड्यूल लेक्चर नंबर 39 में ये लिखा हुआ है। तो ये 1980 में है, इंडोजीनियस थ्योरी थी। उसके बाद आई एस कर्व आपको क्या शो करती है? ये आपके पास कंपटीशन को शो करती है। आई यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट है और एस आपके पास स्पेंडिंग्स हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग्स की कर्व है। तो ये आपके पास इनकम को एक तो शो करती है, सेकंड आपके पास ये इंटरेस्ट रेट को शो करती है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा, इंटरेस्ट रेट फॉर विच गुड मार्केट इज इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ़ द डिमांड कर्व फॉर अ गुड इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपके पास वो कौन सी चीज़ होगी? तो देखिए आपके पास जो नॉर्मल गुड्स होती हैं ना, उनकी भी आपके पास डाउनवर्ड होती है, उसके बाद इन्फीरियर की भी डाउनवर्ड होती है। तो दोनों आ गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कैन बी इन्फीरियर और नॉर्मल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से क्या मतलब है कि वो सप्लाई जो एक सेलर चाहता है कि वो अपनी सेल करे चीज़ें। ठीक है, तो इसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपके पास क्या चीज़ होती है? एक्सचेंज रेट आप इसी को कह सकते हैं कि आपके पास आपके मुल्क में $1 के बदले में कितने डॉलर मिल रहे हैं, या एक डॉलर के बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं, जो कि भी करंटली पोजीशन है। तो इसको हम कहते हैं आपके पास ये एक्सचेंज रेट होता है। तो ये क्या चीज़ होती है? प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ पे देखिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये गुड्स के लिए नहीं होता, ये आपके पास करेंसी के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कि $1 के बदले में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास ए फार्म है, वो आपके पास कार्टन बनाती है और उसको सेल करती है 500 रुपये में। फार्म बी क्या कर रही है, वो 500 में लेके उसको आगे सेल कर रही है 700 रुपये में। और फार्म सी क्या करती है, उसको 700 से लेके 1200 में सेल करती है। अब इसमें बताएं आपके पास इकानमी प्रोडक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो इकानमी प्रोडक्ट आपने इन तीनों के जो मुनाफा है ना उसको ऐड करना है। तो फार्म ए ने क्या किया, फार्म ए ने उसमें से 0 को लिया था और उसको 500 तक ले गई। फार्म ए की वो 500 में है। अब फार्म बी के लिए देखें, फार्म बी में ने उसको 700 में सोल्व किया, लेकिन 500 में उसने परचेज़ किया था। तो 700 माइनस 500 आपके पास आ गए 200। फार्म सी में ने क्या किया कि 1200 में बेचा है, लेकिन 700 में ख़रीदा था। तो 1200 माइनस 700 आपके पास यहाँ पे आ गया 500। तो इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास 1200 आ जाता है, जो कि इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, फॉर नोइंग द स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस सेक्टर वी हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ। तो इसके लिए आपके पास
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग कर्व बिकॉज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, द इनकम ऑफ इफेक्ट ऑफ हायर इनकम डोमिनेट्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टू हायर वेजेस। और उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आपके पास क्या चीज़ होती हैं, ये आपके पास इन्फीरियर नहीं हो सकते, सुपीरियर भी नहीं हो सकते, एक्सपेंसिव भी नहीं हो सकते। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं या इसको कितना परचेज कर रहे हैं। तो ये आपके पास इंटरनेट का ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि इंटरनेट की मदद से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पब्लिक गुड इज़ नॉन रेवियल। पब्लिक गुड आपके पास नॉन रेवियल होती है, क्योंकि पब्लिक गुड आपके पास ऐसी गुड्स होती हैं जो कि सारी पब्लिक यूज़ करती है, चाहे कोई दूसरा चाहे या ना चाहे, ठीक है। तो वन पर्सन यूज़ ऑफ कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस एबिलिटी टू यूज़ अनदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास पानी एक बंदा यूज़ करता है ना, तो दूसरी बंदे की कंजम्पशन पावर को वो डिक्रीज़ नहीं करता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगर वो पूछिए कि आपके पास पब्लिक गुड की एग्जांपल, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर या एयर आप एग्जांपल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट दैट एक्सप्लेन व्हाई द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आता है, एन एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्रीजन गुड, ठीक है। अगर फ्रीजन गुड आपके पास जो बैर की चीज़ें हैं उनकी कीमत महंगी हो जाती है, तो क्या होगा, रिड्यूस इम्पोर्ट्स, आपके पास दरामदात कम हो जाएंगी, मूवमेंट अमाउंट द डोमेस्टिक इकानमी एग्रीगेट डिमांड कर, तो आपके पास जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, अ चेंज फ्राम डॉलर की कीमत पहले आपके पास है 82 रुपये, फिर डॉलर की कीमत हो गई 80 रुपये। तो ये क्या हुआ है, ये आपकी डॉलर की कीमत कम हुई है। तो मतलब कि डॉलर की आपके पास डेप्रिसिएशन हुई है। तो जब डॉलर की डेप्रिसिएशन हुई है तो रुपीज़ की एप्रिसिएशन हुई है। देखें, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर ये तो नहीं हो सकता, एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ ये हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ नहीं, रुपीज़ की डेप्रिसिएशन नहीं हो, डॉलर की डेप्रिसिएशन हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। देखें, डॉलर की यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रही है और रुपीज़ की एप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि रुपए की कीमत ज़्यादा हो रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है। तो इस कंसेप्ट को आपने थोड़ा सा समझना है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड M2 बट नॉट इन M1, तो ये मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, आप खुद से इसको देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे कहाँ से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, ठीक है। आप देखें, आपने इंक्रीज़ किए हैं इनपुट 1/2, 1/2 का क्या मतलब है कि 50% आपने इंक्रीज़ किए हैं इनपुट। अब देखें, आपके पास जो आउटपुट है ना 1/6 आपके पास इंक्रीज़ हुई है। तो 1/6 का क्या मतलब है कि ये आपके पास 70% इंक्रीज़ हुई है। अब देखें, आपने इनपुट तो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, लेकिन आउटपुट आपकी कम इंक्रीज़ हुई है, तो इसको क्या कहेंगे आपके पास, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो ये डिवाइड में दिए गया है, थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअल समझना है आपने, ठीक है, कि इसको पहले आपने खुद से सोल्व कर लेना है। 1/2 आपके पास 50% आ जाता है, 1/6 आपके पास 70% आ जाता है। तो आपने 50% इनपुट इंक्रीज़ किए हैं, 70% आपके पास आउटपुट इंक्रीज़ हुई हैं, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है कि आपने के पास जो स्केल है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, तो इसका द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आपके पास डी आता है, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद द मल्टीप्लायर इज रिलेटेड कंसेप्ट विच फार्मूलाइज द आउटपुट रिस्पॉन्ड टू इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद करंट पाकिस्तान इज मेंटेनिंग, तो ये आपके पास मिड टर्म में क्वेश्चन मौजूद है। तो पाकिस्तान इस टाइम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर रहा है, ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद इफ़ इम्पोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट,
ऑफ एनी कंट्री द कंट्री विल फेस। अब देखिए आपकी जो इम्पोर्ट है ना वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट आपके पास कम है, जैसे कि पाकिस्तान की कंडीशन है, तो करंट अकाउंट आपके पास डेफिशिएट हो जाएगा, ठीक है। डेफिशिएट का क्या मतलब है, करंट अकाउंट खसारा हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट आपकी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आपके पास पैसे कम होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएट। सरप्लस तब होगा जब आपके पास इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मनी। तो देखें स्टोर करने की वैल्यू भी आपके पास मनी की फंक्शन है। उसके बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि रुपीज़ होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट, तो इसकी यूनिट ऑफ काउंट, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे आपके पास इसका आंसर नहीं लगा हुआ। द डिमांड फॉर मनी टू मीट एनी अर्जेंट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, प्रिकॉशी डिमांड फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, द डेवलपमेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान ऑफ्टन फेसेस टू गैप, फॉरेन एक्सचेंज रेट गैप एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लगा हुआ है। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टू फ्रंटियर शिफ्ट डाउनवर्ड कर्व, तो ये आपके पास इंक्रीज करता है वर्किंग एजेस को, ठीक है, कि काम करने की एज को ज़्यादा करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लोड नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, इफ़ देयर इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। आपके पास एक चीज़ है एक्स की, तो मार्जिनल यूटिलिटी टू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, वी एक्सपेक्ट दैट कंज्यूमर विल। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा। अब देखिए हमें नहीं पता कि आपके पास यूटिलिटी एक्स की ज़्यादा है या वाई की ज़्यादा है। तो अगर एक्स की यूटिलिटी आपके पास ज़्यादा आ रही होती तो आपके पास ये वाला ऑप्शन बनता था। अगर वाई की यूटिलिटी आपके पास ज़्यादा आ रही होती हैं तो आपके पास ये वाली ऑप्शन बनना था, ठीक है। अगर दोनों की यूटिलिटीज़ बराबर होती तो आपके पास ये वाला ऑप्शन बनता था कि कंटिन्यू टू परचेज द क्वांटिटी जनरेटिंग दिस आउटकम, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अब चेंज आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो चेंज आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा, चेंज द क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई इन देयर करंट परचेज बास्केटबॉल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आए क्वेश्चन नंबर 33, आपके पास क्या है जी, अली आपके पास केयरफुल है मैक्सिमाइजर ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटीज़ अपनी यूटिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करने में केयरफुल है। वो क्या कहता है, आपके पास दो गुड्स खरीदता है, बटर और पोटैटो, तो वो क्या करता है, आपके पास यूटिलिटी आपके पास मैक्सिमाइज सोल्यूशन ऑफ कंजम्पशन, तो गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ पोटैटो, यहाँ पे रोज़ नहीं है राइस है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड मिस्टेक है, क्या है राइस। तो कहते हैं अगर पोटैटोज की कीमत जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है तो अली क्या करेगा, अली आपके पास पोटैटो की कीमत ज़्यादा होगी है तो पोटैटो कम खरीदेगा और बटर ज़्यादा खरीदेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, इफ़ टोटल कास्ट आपके पास है 200 माइनस प्लस 5Q और वेरिएबल कास्ट, तो वेरिएबल कास्ट तो नहीं, यहाँ पे आपके पास एवरेज कास्ट आनी चाहिए थी। एवरेज कास्ट आपके पास होती है टोटल कास्ट को आप डेरिवेट कर दें, ठीक है, D/DQ ऑफ टोटल कास्ट। तो जब इसको करेंगे तो 200 तो आपके पास कांस्टेंट है, 200 ख़त्म हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी एवरेज कास्ट इसकी आ जाएगी 5। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 है, मोनोपोली प्रॉफिट कैन बी इन्वेस्टेड इन विच ऑफ फॉलोइंग एरियाज। तो मोनोपोली मैंने आपको बताया था, आपके पास एक ही फर्म होती है और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाता है, तो वो जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, दे कैन बी इन्वेस्टेड इन ऑल ऑफ द गिवन एरियाज। तो देखिए इन लाइकली तो लगता है कि आपके पास वो किसी भी एरिया में आपके पास इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो हैंड आउट्स में गिवन है जस्ट ये वाला ऑप्शन गिवन है, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर आई थिंक 19 या 20 में है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कहता है यूजली फॉर इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स है द इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यूज ब्लॉक प्राइस स्ट्रेटजी। तो ब्लॉक प्राइस इसने कर दिया। अब कहता है ये आपके पास क्या चीज़ है, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ होती है, आप अपने कंज्यूमर को देख के प्राइस एडजस्ट करती हैं। सेकंड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है कि आप का कस्टमर अगर ज़्यादा चीज़ लेता है तो आप उसको कम कीमत लगाते हैं, अगर कम चीज़ लेता है तो ज़्यादा कीमत लगाते हैं। थर्ड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है कि आप जिस जगह पे सेल कर रहे हैं उस जगह के हिसाब से चीज़ की कीमत लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन इन तीनों में ये काम नहीं आ रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि ब्लॉक प्राइस इज़ नॉट टाइप ऑफ प्राइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास इनकम्प्लीट है, 38 भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 39, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सेप्ट। तो इन कहते हैं ये तमाम आपके पास पेमेंट ट्रांसफ़र करने के मेथड हैं मास वाई। तो देखिए पेंशन भी आपके पास ट्रांसफ़र होती है गवर्नमेंट से पेंशनर्स को, सोशल सिक्योरिटी में भी आपके पास पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और उसके बाद पेमेंट टू डोमेस्टिक सर्वेंट जी भी आपके पास पेमेंट जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन में आपके पास ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। डिस्पोजेबल इनकम है आपके पास 7 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन, एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन आपके पास 9 ट्रिलियन से 9.8 ट्रिलियन तक गई है, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया हुआ है। देखिए आपके पास इनकम एक यूनिट बढ़ी है, ठीक है, 7 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन पे चली गई है। आपके पास कंजम्पशन कितनी गई है, 9 ट्रिलियन से 9.8 ट्रिलियन तक गई है। तो 1% इंक्रीज इन 1% इंक्रीज इन इनकम, तो कितनी आपके पास जो है वो उसकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। तो देखें 9 से 9.8 गई है, तो 9.8 से आप 9 माइनस कर लें तो ये आपके पास आंसर रहता है 0.8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है ये कोई इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ फॉलोइंग विल इन्फ्लुएंस अ कंट्री एक्सपोर्ट। तो कंट्री की एक्सपोर्ट कहाँ पे जाके इन्फ्लुएंस होगी, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो कास्ट, पहले ऑप्शन देखें, कास्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड, ठीक है, अगर ट्रांसफ़र की प्राइस ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल शिपिंग की कीमत ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड फ्रीजन गुड्स, तो ये भी लाजमी बात है, ये भी इफ़ेक्ट करेगा। प्राइस ऑफ गुड्स एट होम एंड अब्रोड, तो घर में कीमत या बाहर मुल्क में कीमत, ये भी आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। उस बाद कहता है पाकिस्तान में रेडियो की कीमत है 1500, ठीक है, और फॉर एग्जांपल अमेरिका में उसी रेडियो की कीमत है $10। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, तो इसको देखें आप, 1500 को आप डिवाइड कर देना 10 से, तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाता है 150। तो एक्सचेंज रेट आपके पास 150 है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 44 है, बट ट्रू अबाउट पुअर कंट्री, तो उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों आपके पास लो होंगी। ये पिछली वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन था, ये रिपीट हुआ है, तो पिछली वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर हाई रेट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होगा कि आपने टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली प्रोग्रेस देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन रहा है।
उसके बाद मनी मल्टीप्लाई इज़ रिवर्स ऑफ, तो ये आपके पास रिवर्स रेशियो होता है, लेकिन मुझे ये कन्फर्म नहीं है, आप इसको कन्फर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास, हाउ शुड मॉनेटरी पॉलिसी बी यूज ड्यूरिंग रिसेशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका आई थिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स, तो मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से गोल हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 8 देखें, मेंटेन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या चीज़ है आपके पास, कि आपके पास जो गवर्नमेंट होती है ना, वो आपके काम में मुदाखलत करे, किसी चीज़ों की कीमत कम कर दे, किसी की चीज़ की कीमत ज़्यादा कर दे, टैक्स लगा दे, तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके क्या गोल्स होते हैं, मेंटेन हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये तो इसका नहीं होता कि आप किस तरह सूद को ज़्यादा कर दे, तो वन तो ये आपके पास नहीं हो सकता। अब टू देखें, कीप अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का गोल हो सकता है, हुकूमत की कोशिश होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें ठीक है। आप 3 देखें, रिड्यूस द साइज ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तो ये भी नहीं हो सकता, बैंकिंग हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि बैंकिंग सेक्टर आपके पास कम हो। उसके बाद प्रिवेंट हाई रेट्स फॉर इन्फ्लेशन, तो महंगाई की शरह भी कम करने की कोशिश करेगी, ये भी आपके पास ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट नंबर 2 और 4 आपके पास ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज नेग्लेक्टेड द डेवलपमेंट प्रोग्रेस, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज द इज नॉट द वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, द मैक्सिमम प्राइस दैट कंज्यूमर इज़ विलिंगनेस टू पे, तो ये इसका ऑप्शन नंबर मार्केट प्राइस नहीं आती, तो ये आई थिंक इसका रिजर्वेशन प्राइस आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ़ डिफरेंट फार्म्स इन द ओपोलोजिकल स्ट्रक्चर डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर, तो ओलिगोपोली में आपके पास एक तो आपने याद रखना है कि 2 से 20 फार्म्स होती हैं और वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रही, इसको क्या कहेंगे कि नॉन क्लसिव ओलिगोपोली, ठीक है। अगर वो आपके पास जो फार्म्स हैं ना वो आपस में कोऑपरेट करती, तो उसको हम कहते हैं कि यही आपके पास कोलिसिव ओलिगोपोली थी, ठीक है। कार्टेल आपके पास उन तमाम फार्म्स के दरमियान मुआहदा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से हैं। बाकी इसके मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो वो लेक्चर लाजमी लीजिएगा ताकि आपके बेटर कंसेप्ट हो सकें। यहाँ से ही इसका सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पेरेटो एफिशिएंसी, तो पेज नंबर 134 पे ये क्वेश्चन मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं हैंडआउट्स पे। उसके बाद व्हाट डज द रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट अकर इन इकानमी डिस्कस, तो इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन वेजेस आर सेट अबव द मार्केट एक्विलिब्रियम, जब मार्केट के एक्विलिब्रियम से आपकी जो तनख्वाहें हैं वो ज़्यादा सेट कर दी जाती हैं ड्यू टू फैक्टर लाइक मिनिमम वेजेस, जैसे कि हुकूमत कहती है कि कम से कम इतनी तनख्वाह रखनी है, स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन या लेबर आपस में इतफाक़ करके तनख्वाहें बढ़वा लेती हैं, एफिशिएंसी वेजेस या स्किल मिसमैच, तो ये क्या कहती हैं, दिस इम्बैलेंस रिजल्ट एज सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग जॉब्स एट प्रीवेलिंग वेज एक्सीड द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो इस सूरत में क्या होता है कि ज़्यादा लोग आपके पास अनएम्प्लॉयड हो जाती हैं, क्योंकि जब आपके पास तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती हैं तो आपके पास फर्म जो हैं वो कम हो जाती हैं। पॉलिसी मेकर्स ऑफ्टन नीड टू कंसिडर वेज सेटिंग पॉलिसीज एंड एड्रेस स्किल मिसमैच टू मिग्रेट रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। और बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कास्ट पुल इन्फ्लेशन, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपके पास क्या चीज़ होती है, आपके पास होती है काज बाय एक्सेस डिमांड आफ्टर फ्राम इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग्स आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीडिंग टू अ जनरल प्राइस अराइज, और कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, अराइज फ्राम इंक्रीज प्रोडक्शन कास्ट सच एज हायर रॉ मटेरियल और लेबर कास्ट वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये आपके पास हैंड आउट्स में भी है, वहाँ भी इसी भी आप सर्च करके देख सकते हैं।
उस बाद जी क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ कैन अ करंट अकाउंट विच इज़ डेफिशिएट, ठीक है, कैन बी रिस्टोर्ड टू बैलेंस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। तो देखें, टू रिस्टोर करंट अकाउंट डेफिशिएट अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, तो आप क्या कह सकते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी इंक्रीज इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज़ कर दें, या फिजिकल पॉलिसी आप गवर्नमेंट जब वो आपने स्पेंडिंग्स जो है उनको कम कर दे।